हेलो बच्चों, अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वर्क डन बाय अ यूनिफॉर्म फोर्स। यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर एक भी सेंस में कोई चेंज हुआ तो ये जो बात कर रहे हैं फॉर्मूले का, ये नहीं लगा सकते हो आप। तो इसमें वर्क डन बाय यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब होता है, डेफिनेशन क्या है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और इसे ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा। वेयर थीटा क्या है भाई? थीटा कुछ नहीं है सर, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। ठीक है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे कि मान लीजिए अगर एक ये बॉडी है, यहाँ पे पॉइंट पी पे एक फोर्स लगाया हमने, और ये जो फोर्स अप्लाई किया हमने इस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है। और ये फोर्स है एफ वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा रास्ते में भाई। अभी ये स्मूथ सरफेस है, और इसको हम क्या किए, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ ले गए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना पॉइंट पी का, पी डैश पे चला गया, और ये फोर्स जैसा लगा है वैसे ही लगे रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए ये एंगल वगैरह कोई भी, क्योंकि नहीं तो वेक्टर बदल जाएगा तो वेरिएबल फोर्स का मामला बन जाएगा। ये वही फोर्स है। ठीक। तो ये बेसिकली देखिए, ये जो एस लिखे हैं ना, ये एस बेसिकली क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट of point of application of force. This is called the displacement of point of application of force basically. थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। तो ये फोर्स वेक्टर है और ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल और दोनों का टेल एक जगह यहां रखते हुए, ठीक। अब बात ये देखिए कि दो वेक्टर का बीच का एंगल जो होता है ना, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। तो जाहिर सी बात इसी में से कोई होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंक्लूजन हो सकता है। अगर ये एंगल जो है, अगर ये कह दें हम एक्यूट एंगल कह दें, मतलब ये हुआ कि 0 से स्टार्ट कर लेंगे और 180 नहीं जाना है, 90 डिग्री के अंदर रहना है। तो इन दिस केस द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, कंडीशन दैट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से कोई जीरो ना हो जाए। मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हो कि फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं कुछ बोला, जीरो बोल दिया, पता चला हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन ही नहीं होगा। दूसरा कंक्लूजन क्या है इसमें, यह है कि अगर ये थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, फिर से कंडीशन की फोर्स भी जीरो ना हो, नॉन जीरो वेक्टर्स हो सब, तो इस केस में वर्क डन जीरो आएगा। दिस इज द केस ऑफ जीरो वर्क डन। बट ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट जीरो जाए, उन केस में भी वर्क डन जीरो हो सकता है भाई। ठीक है। तीसरा क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए कि अगर ये जो थीटा है ऑप्टिव एंगल हो जाए, मतलब कि 90 क्रॉस कर जाओ आप और 180 डिग्री तक रहो, तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा भाई? निगेटिव आएगा। इतना तक, बस इतना सा बेसिक है बस। ठीक है। इतना ही था। और अब बात करते हैं कि इनमें से कौन कब यूज करना है, तो आपकी ये चॉइस है भाई। अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लगाओ, और मैग्नीट्यूड दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, तो एफ एस कॉस थीटा लगा दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल लेंगे जो थोड़े अच्छे कैटेगरी के होते हैं। ठीक है। बाकी ऐसे अगर थ्योरेटिकली बात किया जाए तो बस हम ऐसे ही वर्बली बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आप देख लो, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। करेक्ट है? यस इट इज करेक्ट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस इट इज करेक्ट। ठीक है। वर्क डन बाय कोई भी फोर्स बात कर लो आप,
Gravitational force, yes, can be positive, can be negative, can be zero, depending on the situation क्या है। अब क्या करते हैं हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड का। तो इस स्टैंडर्ड एग्जांपल में क्या है भाई, क्या लेना चाहते हैं? तो ये देखिए, एक है ये लिफ्ट भाई। इस लिफ्ट के अंदर में एक इंक्लाइन प्लेन है जो ये ऑरिजेंटल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और ये है रफ, राइट। यहाँ एक ब्लॉक है भैया, ये ब्लॉक है एम मास का, ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, रेस्ट में इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में। और ये लिफ्ट क्या है, ऊपर की ओर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से जा रही है ये ऊपर के डायरेक्शन में। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है अपर डायरेक्शन में, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम रेस्ट है, ये रेस्ट से मामला स्टार्ट हुआ। अब ये बताना है कि पहले t सेकेंड में व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बताना है इन फर्स्ट t सेकेंड ऑफ जर्नी के t सेकेंड पहले में कितना वर्क फ्रिक्शन करेगा। तो पहली बात तो देखेंगे हम, फ्रिक्शन जो भी लगेगा ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में है भी। तो आप यह चेक कर सकते हैं, पहले तो फ्रिक्शन निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका mg नीचे लगेगा, राइट, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, राइट, mg का इधर कंपोनेंट mg का cos थीटा जो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, राइट, इधर आएगा mg sin थीटा। अब ये बैलेंस हो जाएगा इधर अपर डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकल गया यहाँ पे mg साइन थीटा की वैल्यू, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, डायरेक्शन में अप द इंक्लाइन प्लेन है, दिखाई दे रहा है साफ। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस स्टैटिक फ्रिक्शन? तो वर्क डन में क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम। मान लीजिए टी टाइम में ये यहां से कहीं यहां पहुंच गया, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा यही वाला डिस्प्लेसमेंट हम रख देंगे, ठीक है। ऊपर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट एस लिखेंगे, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट आप निकाल भी सकते हो, वेलोसिटी इनटू टी टाइम, ठीक है, रिलेटेड है नहीं, तो सिंपल सी बात है। दूसरी बात है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स चाहिए हमको। तो आप ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये इधर है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है ऊपर की ओर, ऐसे हम बना दी यहाँ पे अलग से समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमको ये वाला एंगल चाहिए भैया। अब ध्यान से ये देखो, एंगल ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा एंगल है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ये नहीं है जो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन था। तो एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ एस की वैल्यू है यहाँ पे mg साइन थीटा, राइट, और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ v इंटू टी, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये वर्क डन जो आएगा इस फ्रिक्शन का फाइनल आंसर यही है हमारा, mg और साइन थीटा स्क्वायर में हो जाएगा और v इंटू टी हो जाएगा। इट इज ए करेक्ट आंसर। ये आ गया यूनिफॉर्म फोर्स का वर्क डन का मामला है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएबल, अगर कोई फोर्स है तो कैसे निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स में अगर ब्रीफ करें तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कोई सा भी फोर्स हो एफ डॉट डी आर से हम लोग बनाते हैं, और ये वेरिएबल ही नहीं है, यूनिफॉर्म पे भी एप्लीकेबल है फॉर्मूला, ठीक है। यूनिफॉर्म होगा तो एफ वेक्टर बाहर हो जाएगा, तो डी आर वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। तो इस तरीके से करेंगे। बाकी कुछ बेसिक ऐसे होते हैं जहां पे किसी की जरूरत नहीं होती है, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, अब इसको ध्यान से देखो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट फोर्स, अगर 90 डिग्री जब तक बनेगा तब तक वर्क नहीं करेगा, वर्क डन जीरो आएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि एग्जांपल हमने लिया, एक फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल पे जो इस तरीके से गिवन है, अल्फा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप न्यूटन, where alpha is some constant with proper dimensions, x y positions है, ठीक, अपने स्टैंडर्ड मीनिंग में। अब इसमें कहानी ये है कि एक
बॉडी को, पार्टिकल को डिस्प्लेस कराया जा रहा है, ये हमने जो दिखाया है यहाँ पे, इसी सेंस में, इसी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिजिन से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो हमने पाथ बनाया है ना, इसी ट्रैक पे जाना है इसको। तो यहाँ पे ओ से ए पहुंचा पॉइंट, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ए कॉमा वाई कोऑर्डिनेट इज 0, और देन ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे इधर की तरफ। तो इस रास्ते पे इस ट्रैक पे जाना है अब हमको, और ये जाना है बी पॉइंट, ये होएगा ए कामा ए, मतलब वाया दिस पाथ ओनली बताना है व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय दिस गिवन फोर्स फॉर द एंटायर जर्नी ओ से ए कंप्लीट ए से बी तक के लिए पूरा इस फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करना है, जो गिवन फोर्स है यहाँ पे, जो पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है बेसिकली। अब इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप सिंपल सा देखिए, सब को पता है कि ये वेरिएबल फोर्स है, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा करोगे तो डी आर वेक्टर को डी एक्स आई कैप डी प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखोगे, आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन कर दोगे फ्रॉम 0 से ए कॉमा तक के लिए आप कर सकते हो, मैथ आता होगा तो, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट बनेगा, ये इजी स्टेप है। अब इसमें देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखिए इसका एक कंपोनेंट है जो आई कैप में, उसको एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोलो, एक वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, कौन है आई कैप, तो ये जो है ना, ये अल्फा वाई है वो एक्स डायरेक्शन में, और ये अल्फा एक्स जे कैप में है वाई डायरेक्शन में। अब बताइए जब ओ से ए हम चलेंगे, ओ से ए के रास्ते पे बात कर लो जरा, ये वाला कंपोनेंट तो वर्क ही नहीं करेगा, यानी जे कैप तो वर्क ही नहीं करेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ एक्स कंपोनेंट ही जिंदा नहीं है, यानी एक्स कंपोनेंट कर सकता था लेकिन है नहीं है, बेसिकली वाई 0 है, और ये करेगा नहीं 90 डिग्री है, तो इस केस में वर्क डन तो 0 आ गया, ठीक है। अब आते हैं ए से बी के लिए कहानी, वेरिएबल फोर्स है, अभी भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, वाई डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वाला कंपोनेंट का वर्क डन नहीं आएगा, अगर आएगा तो एफ वाई आएगा, तो एफ एक्स की जरूरत है नहीं, हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन में आएगा वो फोर्स का इतना ही बचेगा मामला, अल्फा एक्स जे कैप ये बचेगा, ये तो वर्क ही नहीं करेगा, हमने लिखा ही नहीं इसको। लेकिन एक्स देखिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए पे कांस्टेंट है, तो ये अल्फा इंटू ए जे कैप, तो एक तरह से ये बेसिकली ना कांस्टेंट फोर्स का वर्क कर रहा है, मतलब एज बिहेवियर है कांस्टेंट फोर्स का, इस पर्टिकुलर पाथ के लिए यही सेम फोर्स यूनिफॉर्म फोर्स का वर्क कर रहा है। तो हमारे पास टूल क्या है, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स कितना हो गया अल्फा इंटू ए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना हुआ है वाई डायरेक्शन में ए ही है, तो ए स्क्वायर हो गया, और एंगल 0 डिग्री बन रहा है, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, अल्फा ए स्क्वायर आया। तो टोटल वर्क डन इसमें फाइनली क्या आया, ओ से ए और ए से बी तक के लिए यही आंसर है, अल्फा ए स्क्वायर फाइनल, राइट। तो ये दो क्वेश्चन जो है ये बेसिक को मजबूत करता है, सोचने के तरीके को बदलता है कि जेई में और नीट में कैसे सोचा जाता है नए क्वेश्चन में। थैंक यू।